ये जो पहलगाम है, यहाँ पे जो हमला हुआ है, उसके बाद जो भारत की तरफ से एक बहुत इंतहा पसंदाना किस्म का जो रवैया सामने आया, एक एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड सामने आया है, तो उसमें एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ की जो इलेक्टेड असम्बली है, उसमें जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल है, उस पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है वो इस सूरत हाल में क्या कहता है, ज़रा देखिए। I think the BJP and the government at the center have done what they had to do with Jammu and Kashmir. Our job now is to try and claw back some of what was taken away from us, and particularly to restore Jammu and Kashmir to its status as a state rather than a union territory. देखें, ये उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हम अपनी जो पुरानी पोजीशन खुद मुख्तारी की बात कर रहा है, वो कह रहा है 370 वापस लो। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट में ये वाकया हुआ है, जिस स्टेट में दहशत टेरिटरी पर ये कर रहे हैं, उसका जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है वो मोदी की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता, बुनियादी इख्तलाफ है। हाँ। इसमें एक जो 2 पॉइंट्स मैं जरा ऐड करूँ लीगल की जो बात हो रही थी सूफी साहब से। एक तो हमारी जो स्टेटमेंट आई है, हमने भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिमला एग्रीमेंट विल बी हेल्ड इन अबेयंस उस वक्त तक जब तक हिंदुस्तान अपनी रियासती दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करता, क्योंकि इसलिए तो हिंदुस्तान कर रहा है रियासती दहशतगर्दी, चाहे कनाडा हो, यूएसए हो, पाकिस्तान हो। और वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी भी देखी थी आपने कि 4 सालों में 20 दफ़ा रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ये काम किया। दूसरा जो है ना रेजोल्यूशन की बात, आखिरी रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आया था, मुत्तफ़िका करारदाद जिसमें कश्मीर का वाज़ेह जिक्र है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मुत्तफ़िका करारदाद है 6 जून 1998, रेजोल्यूशन नंबर 1172। और वो कब आई थी? वो थी जब दोनों न्यूक्लियर पावर बने मई में। उसको उन्होंने पहले तो मजम्मत की कि क्यों बने, लेकिन साथ ये भी कहा कि वी इंस्ट्रक्ट द यूएन सेक्रेटरी जनरल टू ट्राई टू रिजॉल्व द कोर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द कश्मीर डिस्प्यूट। और ये बात जब मैं गया था स्पेशल एनवॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बुरहान मुजफ्फर मानी की शहादत के बाद, जुलाई 2000 में हुई थी शहादत 2016 में, तो सितंबर में डेलीगेशन आपको पता है भेजे गए थे, उसमें मुझे अमेरिका भेजा गया और यूएन। तो यूएन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को मैंने ये बात की, उसने कहा आपके रेजोल्यूशन तो 40-50 साल पुराने हैं। मैं कहा नो, आखिरी रेजोल्यूशन तो 25 साल पुराना है। कहते कैसे? मैं कहा इंटरनेट निकालो, अपने सेक्रेटरी को बुलाओ। मलिया लोधी भी मेरे साथ थी, एम्बेसडर थी उस वक्त। उसने निकाला, मैं कहा ये रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन उसको खुद नहीं पता था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिमाइंड करना कि जो कानूनी हैसियत है, चाहे इंडस वाटर्स ट्रीटी हो, यूएन रेजोल्यूशंस हो। तो जाहिल लोग जो हैं वो सिर्फ हमारे दायरों में नहीं बैठे हुए, यूनाइटेड नेशंस में ज्यादा बड़े जाहिल बैठे हुए। वो कोई गोरस्तान का था बंदा और वो उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उसको चैलेंज किया, मैं कहा इंटरनेट से निकालो जून 6, 1998 रेजोल्यूशन 1172। अच्छा, ये बताएंगे ये जो हमने एयर स्पेस बंद किया है इंडियन फ्लाइट्स के लिए, इसका उनको क्या नुकसान है? इसका बहुत शदीद नुकसान होगा और ये तो जायज़ था, करना चाहिए था मिनिमम लेवल पर। हमने अच्छा रिस्पॉन्स किया क्योंकि जो भी एक्शंस हैं दे आर शॉर्ट ऑफ वॉर। हम उसमें कोई जंगजू बात नहीं कर रहे। उससे होगा कि इंडिया का सारा जो डायरेक्शन है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक लॉस भी है, ट्रैवल का इफेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है। और इसका मतलब है इस इलाका में कशीदगी है, तो उनकी बिजनेस इंटरेस्ट भी इफेक्ट होगा और इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा जब 2002 में जब इंडिया ने थ्रेटन किया था, तो वो टॉम फ्रीडमैन ने लिखा था कि वो ये जो है मामला किसी जर्नल ने ख़त्म नहीं किया, जनरल इलेक्ट्रिक ने ख़त्म किया है। क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया था कि हम विड्रॉ करें अपने सारी इन्वेस्टमेंट एरिया से। जीई जो जनरल इलेक्ट्रिक जो बड़ी कंपनी है। अच्छा, अहमद बिलाल सूफी साहब, आप थोड़ा सा इस मामले पर रोशनी डालेंगे कि ये जो हमने एयर फ्लाइट्स मुअत्तल की हैं और इंडिया के साथ जो ट्रेड को सस्पेंड किया है, बहुत से लोगों का तो ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रेड होती नहीं, हालांकि आपको पता है कि ट्रेड होती है, इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, ऑब्वियसली इसका इफेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ट्रेड जो है वो वाया दुबई और दूसरे पोर्ट्स के थ्रू होती है। और ये मेरा ख्याल है सबकी नॉलेज में, बिजनेस कम्युनिटी की नॉलेज में भी है। और जो ओवरफ्लाइट राइट्स हैं वो स्टेट प्रैक्टिस है कि ऐसे मौके पर उनको सस्पेंड किया जाता है एज अ रिटेलिएशन। और इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी कि मुतनासिब रिस्पॉन्स दिया गया है और डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं है। ये ज़रूर है कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये कहा गया है
कि हम अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करेंगे। फिर कोर्सिव मेजर्स इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ फोर्स वो क्या होंगे, उसकी तफासील अभी सामने नहीं आई हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उस मुकाम तक ना पहुँचे दोनों ममालिक, मगर ये जो इस वक्त पोजीशन ली गई है ये इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त ली गई है, क्योंकि एक तरफ ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद जो 3-4 और इकदाम इंडिया ने किए हैं उनका रिस्पांस देना ज़रूरी हो गया था, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने दे दिया है। अब इसके अलावा पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी लिंक अप करना ज़रूरी है, और जिस तरह मुशाहिद साहब ने कहा उनको कई चीज़ें याद दहानी करानी ज़रूरी हैं कि 5 अगस्त 2019 का इकदाम भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन था, और इसी तरह बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ जो सलूक हैं वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और सबसे बढ़कर जो आपने अखंड भारत का जिक्र किया था, अखंड भारत बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की आउटराइट वायलेशन है, वो तो थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स है। वो तो ये कह रहे हैं और सूफी साहब कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। सूफी साहब आपको पता है कि अखंड भारत का जो नक्शा है वो भारत की पार्लियामेंट में उसको हैंग किया गया, उसको वहाँ पे आवेजा किया गया। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं और आप बात कर रहे हैं, ये उनकी पब्लिक पॉलिसी है। तो अगर ये पब्लिक पॉलिसी है और उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान इन ममालिक को अपनी जोग्राफियाई हदूद में शामिल करने के अज़्म का इजहार अपनी पार्लियामेंट पे सजाए गए एक नक्शे में किया है, तो इस पे पाकिस्तान को बहुत खुलकर बात नहीं करनी चाहिए? जी, बहुत ज़्यादा खुल के बात करनी चाहिए मेरी राय में तो, और मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि ये तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपको इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको ऑन किया है। पहले अखंड भारत की गुफ्तगू ऑफिशियल्स नहीं करते थे, वो थिंक टैंक्स करते थे, RSS के रहनुमा करते थे। पिछले चंद सालों में ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि ऑफिशियल्स जो रियासत के रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं अखंड भारत की बात, उनके नैरेटिव में ये चीज़ आ गई है ऑफिशियल नैरेटिव में, तो उन्होंने इरादा जाहिर कर दिया है कि वो UN चार्टर ने जिन सरहदों को पाबंद किया और ये इंश्योर किया कि आप किसी की सरहद क्रॉस नहीं करेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर्ड है, उस पर आपने साइन किए हुए, अब आप कह रहे हैं कि हम अपने इस इलाके के खित्ते को फतह कर लेंगे। और यही बात अनफॉर्चुनेटली इजराइल, ग्रेटर इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। सो दोनों ममालिक में एक लीगल मुश्तरक अप्रोच नज़र आती है जिसमें वो UN चार्टर की वायलेशन नेबरिंग कंट्रीज़ में आपको करते हुए उसका इरादा डॉक्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं एट एन ऑफिशियल लेवल। अच्छा, कुछ साल पहले मुझे फ्रांस में एक बलोच रहनुमा मिले जो किसी ज़माने में अलहदगी पसंद थे, आज़ाद बलोचिस्तान के हामी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ने ये मामला जो है इसको छोड़ क्यों दिया है, अब आप बिल्कुल इनएक्टिव हो। उन्होंने कहा यार मैं इंडियंस के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई तो वो बज़ाहिर तो कहते हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, लेकिन जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा और मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो दरअसल चाहते हैं कि एक्चुअली इन्होंने बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं देनी, इन्होंने बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान की जो आज़ादी है उसको सलब करके अखंड भारत का हिस्सा बनाना है। लिहाजा मैंने फिर जो है ना वो मैं पीछे हट गया और मैंने कहा खामोशी की ज़िंदगी गुजारो। पाकिस्तान वापस नहीं आते वो, लेकिन वो यूरोप में आराम से बैठे हुए हैं। उनको पता लग गया है कि जो अखंड भारत का नज़रिया है ये दरअसल जनूबी एशिया के 6-7 ममालिक को ग़ुलाम बनाने का मंसूबा है।